सोनू, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ चलना है दीदी? काली पहाड़ी के ऊपर। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। माँ कहती है वहाँ पर 4 बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी हमारी तरह इंसान ही है, इसलिए वो हमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। चल ठीक है, तेरी मर्जी, यही खेलते हैं। भागलपुर गांव में काली पहाड़ी के ऊपर गरीब पन्ना लाल के 4 जादुई बेटे रहा करते थे। गरीब पन्ना लाल के हर बेटे के पास एक अलग और अनोखी जादुई शक्ति थी। उसके बड़े बेटे भीम के पास भारी से भारी सामान को उठाने की शक्ति थी, चाहे वो पहाड़ जितना भी भारी क्यों ना हो। दूसरे बेटे धावक के पास बहुत तेज भागने की शक्ति थी, वो इतना तेज था कि वो हवा से बातें करता था। तीसरे बेटे हरीश के पास अपने शरीर को कितना भी लंबा करने की शक्ति थी। तो वहीं चौथे बेटे मोहन के पास किसी भी चीज को सुंदर बनाने की शक्ति थी। ऐसे ही एक दिन छोटा भाई हरीश सोते हुए बड़े भाई भीम के साथ मस्ती के मूड में होता है। अरे सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रहा है? सोने दे, मुझे परेशान कर रहा है और हंसता भी है। अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर भीम अपने भुजाओं के बल पर अपने बेड को उठाता है और उठाकर फेंक देता है। देख, अब तेरा भी यही हाल करूँगा। छोटा भाई हरीश घबराते हुए कहता है, अरे भाई छोड़ दो मुझे, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। बस इतने में ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अगली बार से मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। भैया, वो आपको गुस्से में देखकर बड़ा मजा आता है। अच्छा, बताऊँ तुझे फिर से? नहीं भैया। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। अरे भैया, आपने खुद से ही अपना बेड तोड़कर बेकार कर लिया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेड को फिर से सुंदर बना देता हूँ। अरे यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। चलो भैया, अब नीचे चल के खाना खाते हैं। हाँ चलो, वैसे भी सोकर उठकर तो मुझे बहुत तेज भूख लग जाती है। जब तीनों खाने की मेज पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर खाना बना ही नहीं होता। भीम जोर से चिल्लाते हुए कहता है, धावक, अरे ओ धावक, कहाँ रह गया? खाना ले आ, बहुत जोरों से भूख लगी है। तभी हवा की गति में धावक वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे धावक, हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, खाना कहाँ है? अरे खाना हो या कहीं जाना हो, मैं झट से कर लेता हूँ। इसके बाद धावक झट से रसोई में जाता है और पट से खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर लगा देता है। सबको भूख लगी होती है, इसलिए सब मेज पर बैठने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त धावक को मस्ती सोचती है और वो अपनी हवा जैसी गति से हरीश की कुर्सी गायब कर देता है। ये देखकर तीनों भाई हंसने लगते हैं। फिर वो चारों साथ मिलकर खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक शाम 8 साल की मिंकी पेड़ पर से आम तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर हरीश आ जाता है। अरे छुटकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भूत! हरीश को देखकर मिंकी के पसीने छूटने लगते हैं। जी कुछ नहीं। अरे घबराओ मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? पर वो कैसे? अभी बताता हूँ। इसके बाद हरीश अपना हाथ लंबा करके उस पेड़ पर से आम तोड़ लेता है और मिंकी को दे देता है। ये देखकर मिंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भूत अंकल। अरे मैं भूत नहीं हूँ, तुम मुझे हरीश भैया बुला सकती हो। ठीक है हरीश भैया, अब मुझे देर हो रही है, माँ राह देखती होगी। बाय बाय। बाय बाय। एक दिन चारों भाई साथ में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी भीम कहता है, चलो यारो, नीचे गांव में चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम नीचे नहीं गए। इतने दिनों से इंसानों को देखा तक नहीं है। पर लोग तो हमसे डरते हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे भैया? पर इसमें हमारी क्या गलती है? आखिर हम भी तो इंसान ही है ना। देखो, जिसको जो समझना है समझने दो, सही वक्त आने पर सब सही हो जाएगा। इसके बाद चारों गांव की तरफ बढ़ते हैं। उन चारों भाइयों को देखकर हर कोई उनसे दूर भागने लगता है और अपना घर का दरवाजा बंद कर लेता है। देखा भैया, सब हमसे कैसे डर के दूर भाग रहे हैं। तुम लोग अभी यहीं रुको, अब देखो मैं कैसे मस्ती करता हूँ।
इसके बाद हरीश अपना हाथ लंबा करके दुकान में बैठे लाला की टोपी उठा लेता है। गंजा लाला अपने सर पर हाथ फेरने लगता है। इसके बाद चारों भाई वहाँ आ जाते हैं। उन चारों को देखकर लाला डर जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद हरीश जादू से लाला के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और लाला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों लाला, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? हम तो यहाँ तुमसे बतियाने आए हैं। अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे हरीश, तू लोगों को परेशान करना बंद कर और इधर आ। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद नटखट हरीश अपने भाइयों के पास आ जाता है कि तभी अचानक सबको धरती पर एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। अरे ये कैसा कंपन था? हाँ, मैं भी कांप उठा अचानक। हाँ, कंपन तो मुझे भी महसूस हुआ। पर ये किस चीज का कंपन था? क्या हमें कोई बताएगा? इसके बाद सारे गांव वाले डर के मारे अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते हैं। भागो, भूकंप आ गया। अरे, सभी अपने घरों से बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। पर ये अचानक से भूकंप कहाँ से आ गया? भैया, वो सामने देखो, वो पहाड़ कैसे कांप रहा है। अरे देखो, जमीन कैसे हिल रही है। अब तो सर्वनाश होगा। पर आखिर ये पहाड़ कांप क्यों रहा है? रुको भैया, मैं अभी देख कर आता हूँ। इसके बाद धावक अपनी हवा की गति से उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि वहां पर एक ज्वालामुखी धधक रहा होता है। अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद वो झट से अपने भाइयों के पास पहुंचता है। भाइयों, पहाड़ पर तो ज्वालामुखी फटने वाला है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। तो क्यों न हम इसके बारे में सबको बता दे? पर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से सबके कान में ये बात कहकर आता हूँ। हमारे गांव में ज्वालामुखी फटने वाली है। हे भगवान, हमारी मदद कर। इसका मतलब हम सब लोग जलकर मर जाएंगे। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी मिंकी और सोनू उन चारों की तरफ भागे चले आते हैं और कहते हैं, भैया हमारी मदद करो, हम सबको बचा लो। हाँ भैया, हमें बचा लो। पर तुम दोनों हमारे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? नहीं भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह इंसान ही हैं और आप बहुत ही अच्छे हैं। बताइए ना कि आप हमारी जान बचाएंगे? हाँ, बिल्कुल बचाएंगे। पर लोगों को इस ज्वालामुखी से बचाने के लिए उपाय क्या है? मैं अपने लंबे हाथों से नदी का पानी भर लाता हूँ और उसे ज्वालामुखी पर डाल देता हूँ। ऐसा करने से वो ज्वालामुखी और भड़क जाएगी। तो हम गांव के लोगों को कहीं और ले जाते हैं। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं है। हमें किसी तरह लोगों को बचाना ही होगा। ये गांव बेशक जल जाए पर लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे गांव और गांव के लोगों को बचाया जा सकता है। कैसा आइडिया भैया? देखो, मेरे पास पहाड़ उठाने की शक्ति है। देख हरीश, तेरे पास हाथ लंबे करने की शक्ति है। तू मुझे उस पहाड़ तक हाथ लंबे कर पहुँचा दे। मैं उस पहाड़ को उठाकर इस गांव से बाहर रख दूंगा। इससे वो लावा गांव और गांव के लोगों तक नहीं पहुँचेगा। हाँ भैया, पहाड़ की वजह से वो लावा बाहर नहीं आएगा। क्या बात है भैया, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। इसके बाद हरीश अपने लंबे हाथों से भीम को उठाता है और उसे उस पहाड़ पर रख देता है और धावक को भी उसे पहाड़ पर पहुंचा देता है। अरे तुम यहाँ क्यों आए? भैया, अगर तुम धीरे चलोगे तो तुम्हें पहाड़ को बाहर पहुँचाने में समय लग जाएगा। मैं तुम्हें वहाँ जल्दी से पहुँचा दूंगा। ठीक है। इसके बाद भीम उस पहाड़ को अपने बाहुबल से उठा लेता है। अरे वाह बड़े भैया, अब आप मेरा कमाल देखिए। फिर धावक अपनी शक्तियों से जल्दी से भीम को गांव के बाहर पहुंचा देता है। अरे वो देखो, वो लोग उस पहाड़ को यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। उन लोगों ने हमारी जान बचा ली। अरे वाह, हम लोग बच गए। जिनको आप लोग भूत कहते थे, आज उन्होंने ही हमारी रक्षा की है। बिल्कुल सही कह रही है मिंकी, आज उन चारों की वजह से ही ये गांव और ये गांव वाले बच पाए हैं। चलो उनके पास उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज तुम चारों की वजह से ही सारे गांव वालों की जान बच पाई है। तुम चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमको माफ कर दीजिए, हमने आप लोगों को बहुत गलत समझा। अरे नहीं, आप लोग ये क्या कह रहे हैं?
और शुक्रिया किस बात का, आखिर है तो ये हमारा भी गांव है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये गांव आपका भी है और आप इस गांव के सदस्य भी हैं और अब से आप हमारे साथ इस गांव में ही रह सकते हैं। हाँ, हम सब लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ, हम सब लोग साथ रहकर बहुत एंजॉय करेंगे। हरीश की बात सुनकर चारों भाई और गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वो सभी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नागलोक में शिवांगी नाम की नागिन रहती थी। शिवांगी नागलोक की होने वाली नाग रानी थी। शिवांगी के पिता की 2 शादी हो रखी थी, क्योंकि जब शिवांगी बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नागलोक के लोगों की बात मानकर शिवांगी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से भी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था विशाखा। शिवांगी विशाखा को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं मानती थी। वो उसे अपनी सगी बहन जैसा प्यार करती थी, लेकिन विशाखा हमेशा शिवांगी के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचती रहती थी। ऊपर से तो वो ऐसा दिखाती थी कि जैसे वो शिवांगी से बहुत ही प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शिवांगी से नफरत करती थी, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नागलोक के राजा की बेटी होते हुए भी वो नागरानी नहीं बनेगी। लेकिन इस बात से अनजान शिवांगी हमेशा विशाखा को प्यार करती थी, उसकी परवाह करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें नागलोक में घूम रही थी। तभी विशाखा शिवांगी से कहती है, शिवांगी, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मेरी बात मानोगी? हाँ बिल्कुल बोलो। मेरी बहन कुछ बोले और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, ये तो तुम्हें भी पता है कि पृथ्वीलोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें, वहाँ की बातें भी अनोखी हैं। मैं अपने इस नागलोक में घूम घूम कर परेशान हो गई हूँ और यहाँ से ऊब भी गई हूँ। अगर तुम कहो तो हम दोनों कल पृथ्वीलोक चलते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विशाखा? पिताश्री ने कहा था ना कि हम बिना उनकी इजाजत के पृथ्वीलोक ना जाए। अरे तुम पिताश्री की चिंता मत करो, वैसे भी वो ध्यान में मग्न है। हम पृथ्वीलोक से घूमकर आ भी जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पर फिर भी मुझे ऐसे पिताजी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। अरे इसमें झूठ क्या बोलना है? और वैसे भी हमारी उम्र में ये सब चलता है। और देखो, तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालती, तो अब तुम मेरी ये बात भी नहीं टालोगी। हम दोनों कल पृथ्वीलोक जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। ठीक है मेरी बहन, तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगी। फिर अगले दिन शिवांगी विशाखा की बात मानकर पृथ्वीलोक पर चली जाती है। वो दोनों पृथ्वीलोक की सड़कें, दुकान, मकान, घर, अलग अलग तरह के लोग और उनका व्यवहार, ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि तभी विशाखा कहती है, मैंने कहा था ना शिवांगी, पृथ्वीलोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो तो यहाँ की लाइटें, यहाँ के सुंदर सुंदर दुकानें, इतने प्यारे लोग। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग और ये जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ऐसा कहकर वो दोनों बातें करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का हाथों में गुलाब लिए आता है और शिवांगी को देते हुए कहता है, क्या बात है, आज का दिन और आज मिलने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये गुलाब जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। तुम हो कौन और मुझे ये गुलाब क्यों दे रहे हो? मेरा नाम पीयूष है और मैं यहाँ घूम रहा था कि तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या यूँ कहूँ, मैंने आप जितनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में पहली बार देखी है। शिवांगी उस लड़के की बात सुनकर शर्मा जाती है। तभी वो लड़का कहता है, मैं अभी चलता हूँ, मैं कल आपका यही इंतजार करूँगा। इसके बाद शिवांगी और विशाखा वहाँ से वापस नागलोक चली जाती है। लेकिन अब उनका छुप छुप के नागलोक से पृथ्वीलोक आना शुरू हो जाता है और वो पीयूष के साथ पृथ्वीलोक घूमने लगती है। धीरे धीरे पीयूष और शिवांगी के बीच नजदीकियां बढ़ती है और शिवांगी को पीयूष से प्यार हो जाता है। लेकिन शिवांगी को डर होता है कि कहीं पीयूष को जब इस बात का पता चलेगा कि वो नागिन है तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब वो इस बात को और छुपाना भी नहीं चाहती थी।
इसलिए एक दिन वो पृथ्वीलोक जाती है और पीयूष से कहती है, पीयूष मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो शिवांगी। पीयूष, मैंने खुद को लेकर तुमसे एक बहुत ही बड़ी बात छुपाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सब बता देना चाहिए। बात छुपाई है? क्या बात छुपाई है शिवांगी? पीयूष, मैं बेशक एक इंसान जैसे दिखती हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? शिवांगी पीयूष की ये बात सुनकर अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है और फिर पीयूष से कहती है, ये देखो, मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। शिवांगी ये कह ही रही होती है कि तभी उसके सर पर कोई पीछे से वार करता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही शिवांगी को होश आता है तो वो खुद को अपने नागलोक के महल के कक्ष में पाती है। उसके सर में अभी भी दर्द होता है, इसलिए वो सर पकड़कर उठती है और अपने सामने बैठी विशाखा से पूछती है, विशाखा, हम यहाँ कैसे? हम तो पृथ्वीलोक पर थे ना, और मैं बेहोश कैसे हो गई? अरे शिवांगी, तुम पीयूष से बातें कर रही थी कि तभी अचानक तुम्हारे सर में बहुत तेज दर्द हुआ और तुम दर्द के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ नागलोक ले आई। वो सब तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने अंदर कुछ कमी सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भाग मुझसे अलग हो गया हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोबारा पृथ्वीलोक पर जाएंगे। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। जैसे ही शिवांगी की तबीयत ठीक होती है, वो वापस विशाखा के साथ पृथ्वीलोक पर पीयूष से मिलने जाती है, लेकिन उन्हें पीयूष कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने लगती है। फिर अचानक ही शिवांगी की नजर पेड़ के पीछे बाहों में बाहें डाले पीयूष और विशाखा पर पड़ती है, जो पूरी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे की बाहों में गुम थे। ये नजारा देखकर तो शिवांगी के होश उड़ जाते हैं और उसके भरोसे की धज्जियां भी। पीयूष, विशाखा, ये सब क्या चल रहा है? पीयूष, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? और विशाखा, तुम तो पीयूष और मेरे बारे में जानती हो, फिर ये सब क्या है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हें ये लगता है कि पीयूष तुमसे प्यार करता है। पीयूष सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ मेरी डार्लिंग विशाखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ विशाखा से प्यार करता हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। नागलोक की होने वाली नागरानी के साथ तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। ऐसा कहकर शिवांगी दोनों को डस लेती है, लेकिन शिवांगी के डसने का ना तो पीयूष पर कोई असर होता है और ना ही विशाखा पर। ये देखकर शिवांगी हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जहर पूरे नागलोक में सबसे विषैला जहर है। मेरे जहर की एक बूंद से बड़े नाग नागिन तक मर जाते हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? विशाखा हंसते हुए कहती है, हाँ माना तुम्हारा जहर पूरे नागलोक में सबसे विषैला है, लेकिन तुम्हारे डसने से हमें तभी तो कुछ होगा जब तुम्हारे शरीर में जहर होगा। तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जिस दिन तुम अपने प्यार का इजहार पीयूष से कर रही थी और तब अचानक बेहोश हो गई थी, वो कोई मामूली घटना नहीं थी। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। मैंने ही तुम्हें पीछे से सर पर डंडा मारा था, जिससे तुम बेहोश हो गई थी, और उसके बाद मैंने तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सारा विषैला जहर बाहर निकाल लिया था। तभी तुम्हें अपने शरीर में किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। मैं शायद इस दुनिया में सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। लोगों को तो किसी एक इंसान से धोखा मिलता है, लेकिन यहाँ तो मेरे प्यार ने भी मुझे धोखा दिया और मेरी बहन ने भी। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ। देखो शिवांगी, मैं विशाखा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और ये सब तुम्हारे मिलने से बहुत पहले की बात है। तुम्हारा यहाँ आना, मुझसे प्यार करना, मुझसे बातें करना, ये सब मेरे और विशाखा का प्लान का हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि तुम नागरानी बनने वाली हो, और तुम्हारे जहर में जो शक्तियाँ है वो किसी भी नाग नागिन के जहर में नहीं है। तुम्हारा जहर मुझे नाग बनाने की शक्ति दे सकता है, इसलिए हमने ये सब प्लान बनाया। और अब मैं भी तुम्हारी तरह एक नाग हूँ और मैं आसानी से नागलोक जा सकता हूँ। अब तुम्हारा सारा विषैला जहर मेरे अंदर है। अब मैं
और विशाखा पूरे नागलोक पर राज करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी भी नहीं। ऐसा कहकर पीयूष और विशाखा दोनों ही हंसने लगते हैं। पीयूष की ये बात सुनकर शिवांगी के तो मानो होश उड़ जाते हैं। उसने कभी भी इस चीज की उम्मीद तो नहीं की थी कि उसकी बहन उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। वो खुद तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो अब अपने नागलोक को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो उठती है और नागलोक जा रहे विशाखा और पीयूष को रोकते हुए कहती है, विशाखा मेरी बहन, अगर तुमने एक बार मुझे अपने प्यार के बारे में बताया होता तो मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती। और अगर तुम्हें नागलोक की नागरानी बनना था तो तुम मुझे वो भी बता देती, मैं वो सिंहासन भी तुम्हारे लिए छोड़ देती। मुझे सिर्फ मेरे अपने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तुमने तो मुझे धोखा देने का रास्ता चुना। तुम दोनों ने खेल तो बहुत अच्छा रचा था, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि मैं होने वाली नागरानी हूँ, और नागरानी के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि नागमणि होती है। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन तुमने नागलोक जाकर जो घटिया साजिश रचने की सोची है उसके लिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकती, और तुम्हें इसका दंड मिलकर रहेगा। विशाखा नागमणि के बारे में पूरी तरीके से भूल ही चुकी थी। जैसे ही वो शिवांगी की बात सुनती है, वो उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मेरी तो मति मारी गई थी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मेरी बहुत परवाह भी करती हो, बस मुझे इस बार माफ कर दो बहन। मैंने तुम्हें हर बार माफ किया है विशाखा, लेकिन तुम्हारी ये गलती माफ करने लायक नहीं है। इसके बाद शिवांगी नागमणि की मदद से विशाखा और पीयूष पर वार करती है और उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद शिवांगी नागमणि की मदद से ही पीयूष के शरीर से अपना सारा जहर अपने शरीर में ले आती है और उसके बाद लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास करना छोड़ देती है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आगे जाकर नागरानी बनती है और नागलोक का कल्याण करती है।